नमस्कार छात्राओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वे उदारवादी, प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधिमंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के लिए वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन 1905 के आसपास कांग्रेस और भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी धारा का उदय हुआ था। 1905 से पहले वो उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन 1905 में उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी कहें उसे, दो विचारधाराएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्पन्न हो गई थी, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंध रखने लगे। उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य भारत के लिए किन्हीं वैधानिक सुधारों को प्राप्त करना नहीं, वरन देश के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। और उनका विचार था कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिसे हम बाल, लाल और पाल की त्रिमूर्ति कह सकते हैं, और अरविंद घोष कर रहे थे। तिलक इनमें से निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उनके जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले में रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ था वह अपनी धार्मिकता, विद्वता तथा कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात था। तिलक का लालन पालन भी इसी वातावरण में हुआ था। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही अपना मार्ग निर्धारित कर लिया था। उन्होंने एक जगह ये कहा था कि मैं अपना जीवन अपने देश में नवजागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष ना करना पड़े। अर्थात वो बहुत संघर्षशील थे और देश की स्वाधीनता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। शिक्षा प्रसार के रूप में हम देखते हैं कि तिलक तथा उनके कॉलेज के साथियों के साथ उन्होंने गोपाल राव आगरकर दोनों के साथ मिलकर के उन्होंने एक 1880 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल की स्थापना करने में उसके दो अन्य दोस्त भी थे, चिपलूणकर और नाम जोशी। स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी और उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, वरन उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना भी उनका एक दूसरा उद्देश्य था। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1885 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। केसरी और मराठा नामक दो उनके पत्र थे, उनका प्रकाशन उन्होंने ही किया था। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जनसाधारण के सहयोग तथा सहायता के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। अतः अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने दो साप्ताहिक पत्रों, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बाद में मित्रों के साथ में उनका अनबन हो गई तो उन्होंने केसरी और मराठा जो पत्रों का जो प्रकाशन था वो खुद स्वयं अपने ऊपर उन्होंने बाहर ले लिया था। कांग्रेस में प्रवेश और कांग्रेस का रूपांतरण 1885 से 90 के वर्षों की
कांग्रेस के प्रमुख नेता थे फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि थे। तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने तथा कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। 19 दिसंबर 1893 के केसरी में तिलक ने स्पष्ट घोषणा की थी कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत में हो गया था। वो कई बार बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद का विकास के रूप में हम उनको देखते हैं कि उन्होंने दो उत्सवों की शुरुआत की थी, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। तो हम शिवाजी जो गणपति उत्सव है, गणपति उत्सव का जो उद्देश्य है हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जागृत करना तथा उनमें एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना था। उनका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था, जिससे भारत की राजनीतिक दासता का अंत किया जा सके। अकाल तथा प्लेग में उन्होंने अपनी को रोकने के लिए सरकार का उन्होंने निरंतर विरोध किया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि यदि उसने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। उनसे पहले जेल जाना कलंकित समझा जाता था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा स्थापित कर दी थी। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया और पहली बार यह अभियोग 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र के नवयुवकों को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए भड़काने के आरोप में चला गया था। तिलक अपनी उग्रवादता के कारण ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। अतः 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित उनके कुछ लेखों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें बंदी बना दिया गया था। इस समय तक तिलक इतने अधिक लोकप्रिय हो गए थे कि तिलक के कारावास का समाचार सुनकर देश में अनेक स्थानों पर जनता बहुत दुखी हो गई थी। इस अवसर पर श्रमिकों ने हड़ताल तथा तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की थी। 1914 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः राष्ट्रीय आंदोलन के कार्य में लग गए थे। सन 1916-18 के वर्षों में भारत की जनता को जागृति प्रदान करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की प्रमुख भूमिका थी। तिलक स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति और राजनीतिक ही नहीं वरन उच्च कोटि के विद्वान थे। सन 1908 से 1914 तक उन 6 वर्ष एकांत जेल में अधिकांश समय अपना जेल में बिताया था। इस 6 साल की अवधि में उन्होंने गीता रहस्य तथा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या करते हुए निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति के मार्ग को अपनाने का संदेश दिया था। सन 1897 के 1 वर्षीय कारावास में उन्होंने दी ओरियन
नामक अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना की, जिसने यूरोप में उनकी विद्वता की धाक जमा दी। अपनी एक अन्य रचना वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष में तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से 4,000 वर्ष पूर्व का था। तिलक की इन सभी रचनाओं में प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान था। तिलक के प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक की अद्वैतवादी मौनिज दर्शन में गहरी आस्था थी। ऋग्वेद तथा उपनिषदों के वेदांत सिद्धांत तथा भगवद गीता ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था। उनके समस्त चिंतन और जीवन यात्रा के प्रेरणा स्रोत थे भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति। 21 जुलाई 1920 को बम्बई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। ये था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का संक्षिप्त जीवन परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके राजनीतिक विचारों तथा शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे।